दोस्तों, आज मैं अपने चैनल पे पहली बार एक कंबोडियन हॉरर मूवी लेके आया हूँ जो कमाल की थी, जिसका नाम है द नाइट कर्स ऑफ रात्रे। ये मूवी जंप स्केयर से भरी हुई है और कंबोडिया में 2024 की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक है। कहानी है एक ऑर्फन एज की जहाँ पे कुछ डिमोनिक चीजें हो रही हैं जो आपको पसंद आएंगी, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और अब हम देखने जा रहे हैं द नाइट कर्स ऑफ रात्रे मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है रात्रे नाम की एक अंधी औरत को दिखाते हुए जो एक ऑर्फनेज को संभालती थी। रात्रि रात के टाइम पियानो बजा रही थी जब उसे एक दूसरे कमरे से रेडियो की आवाज आती है। रात्रि अब धीरे धीरे पहुंचती है रेडियो के पास और उसे बंद करती है। रात्रि को लगता है कि उसकी एक दोस्त जो गई हुई थी मार्केट में वो वापस आ गई होगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। रात्रि अब बच्चों के रूम में जाकर चेक करती है जहाँ पे व्हाइट बलून्स लगे हुए थे और खिड़की खुली हुई थी, और तभी रात्रि का पैर पड़ता है एक चाकू पे। उस चाकू पे खून लगा हुआ था एंड देन रात्रि को रियलाइज होता है कि किसी ने सारे के सारे ऑर्फनेज के बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार डाला है। तभी एक औरत वहां पे आ जाती है और रात्रि के हाथ में चाकू देख लेती है, और ऑब्वियसली सारे के सारे लोगों को लगता है कि रात्रि ने उन बच्चों को मारा होगा। गांव में शोर मच जाता है, जिसके बाद रात्रि को एक कुएं के ऊपर लटका दिया जाता है। रात्रि को देन गांव वाले जिंदा चला देते हैं और उसकी जल्दी हुई लाश गिर जाती है कुएं के अंदर और वो बुरी तरीके से मारी जाती है। अब इस हादसे के बाद हमें बताया जाता है कि ये ऑर्फनेज 1980 में बना था, टोटल 8 बच्चों के लिए, जिनके मम्मी पापा कंबोडियन वार में मारे गए थे। पर फिर 1983 में 8 में से 7 बच्चों का कत्ल एक म्यूजिक टीचर ने कर दिया था जिसका नाम था रात्रि। रात्रि को दिन जिंदा जला दिया गया था, पर उस दिन के बाद से ऑर्फनेज में डिमोनिक चीजें होने लगी और इसलिए ऑर्फनेज को बंद करवा दिया गया था। अब ये हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था पाइंग नाम का एक आदमी जो एक दूसरा ऑर्फनेज चलाता है। हमें पता चलता है कि पाइंग के ऑर्फनेज में सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं, पर ये बच्चे अब यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि ऑर्फनेज की मरम्मत हो रही थी, और इसलिए नेक्स्ट डे पाइंग अपनी पार्टनर दल्लिन के साथ चारों बच्चों को लेकर चले जाता है उस अबैंडन्ड ऑर्फनेज में कुछ दिनों के लिए डेरा डालने के लिए। सब लोग पहुंचते हैं उस ऑर्फनेज पे, जिसके आसपास हम सफेद बलून्स को देख पाते हैं। पाइंग और दल्लिन के अलावा मिसाई नाम की एक औरत भी ऑर्फनेज में बच्चों का ख्याल रखेगी, जो असल में इस जगह की मैनेजर भी थी। और हम लोग उनके ड्राइवर और सप्लायर से भी मिलते हैं जिसका नाम है गेकली। उन 4 अनाथ बच्चों के नाम थे सोम, फट, नीता और क्रू। अब बातों से हमें पता चलता है कि बहुत टाइम से ये जगह खाली थी और किसी को यहाँ पे रहना पसंद नहीं, क्योंकि इस जगह के बारे में अजीब अजीब अफवाहें हैं। वहीं घर के बाहर सोम, फट और नीता खेल रहे थे, पर क्रू एक कुएं को घूर रही थी। और दोस्तों, ये वही कुआं है जिसके अंदर रात्रि को मार के डाला गया था। क्रू को कुएं के अंदर से कुछ डिमोनिक दिखाई दे रहा था, जिससे वो डर जाती है। वहां पे फिर मिसाई आकर कुएं को बंद कर देती है और वो क्रू को कुएं से दूर रहने के लिए बोलती है। अब आगे पाइंग अपना सामान वगैरह सेटल कर रहा था जब उसे मिलता है एक म्यूजिक बॉक्स, और ये म्यूजिक बॉक्स था रात्रि का। एक पिन बोर्ड पे उसे 1983 के सारे लोगों की फोटोज भी मिलती है, पर उसमें से एक फोटो गायब थी। और पाइंग को ये सब देखकर पास्ट के बारे में क्यूरियोसिटी उड़ रही थी। अब रात को जब सब खाना खा रहे थे, तभी क्रू को एक खिड़की से दिखाई देता है एक सफेद बलून, पर वो बलून मिसाई को नहीं दिखता। क्रू को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सब लोग अच्छे से जानते थे कि इस जगह पे मर्डर्स हुए हैं। पर क्रू को खुश करने के लिए पाइंग क्रू को देता है एक म्यूजिक बॉक्स जो पाइंग को पहले अपने ऑफिस के अंदर मिला था। जैसे ही क्रू उस बॉक्स को लेती है, क्रू को अब गुब्बारे की जगह दिखाई देती है रात्रि की आत्मा जो कुएं के पास खड़ी थी। दिन रात में क्रू खिड़की से उस कुएं को ही घूर रही थी और वो मिसाई को बताती है कि इस जगह के साथ कुछ गड़बड़ है, पर मिसाई उसे सुलाकर वहां से चले जाती है। खैर, मिसाई के जाने के बाद क्रू म्यूजिक बॉक्स का गाना सुनती है, पर उसे अब कुएं के अंदर से एक ईविल सी फीलिंग आ रही थी। वहीं मिसाई को किचन में एक टंकी चालू मिलती है जिससे पूरा फर्श गीला हो गया था। मिसाई सफाई करना स्टार्ट करती है, पर तभी मिसाई को खिड़की के बाहर दिखाई देता है सफेद बलून, जिसे वो इग्नोर करती है। थोड़ी देर बाद बैलून गायब हो जाता है और तभी दरवाजा कोई आकर खटखटाता है।
मिसाई जाकर चेक करती है और उसे दरवाजे के बाहर से बैलून मिलता है, जिससे वो हो जाती है कंफ्यूज। मिसाई बैलून को घर के अंदर लाकर टीवी के पास लगा देती है, पर तभी टीवी अपने आप चालू हो जाता है। टीवी पे चल जाती है 1983 की एक वीडियो, जिसमें रात्रि अनाथ बच्चों को म्यूजिक सिखा रही थी। पर एंड टाइम पे रात्रि सीधा कैमरे में बोलने लगती है कि पूरी जिंदगी मैंने बच्चों का ख्याल रखा, पर एंड में उन सब लोगों ने मेरे से बदसलूकी करी और उन सब लोगों ने मेरे को सजा पे चढ़ा दिया, जबकि मैंने कुछ करा भी नहीं था। रात्रि चिल्लाने लगती है और मिसाई डर जाती है। टीवी बंद हो जाता है और मिसाई को अब एक हवा का झोंका आने लगता है। वो जाकर देखती है खिड़की के बाहर और वहां पर उसे दिखाई देती है रात्रि की डिमोनिक आत्मा, जो अचानक ही मिसाई की गर्दन को पर्दे से लपेटकर उसे खिड़की के बाहर फेंक देती है। मिसाई बड़ी मुश्किल से क्रॉल कर कर खड़ी हो पाती है, पर अब वो बुरी तरीके से डर चुकी थी, जिसके बाद डिमोनिक आत्मा मिसाई का गला दबाकर उसे हवा में उठा लेती है। एंड देन रात्रि की इविल आत्मा मिसाई को कर लेती है पोजेस। सीन जाता है क्रू पे, जिसकी आंख खुल जाती है, जिसके बाद बेडरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और बाहर से एक अजीब सा शोर आ रहा था। क्रू जाकर चेक करती है और उसे मिलता है एक व्हाइट बैलून और टीवी, जो चालू हो जाता है सेम वीडियो के साथ। देन टीवी बंद हो जाता है और क्रू के सामने आती है मिसाई। क्रू मिसाई को बोलती है कि क्या वो ठीक है, पर तभी टीवी अपने आप चल जाता है और देन टीवी के अंदर से आने लगती है एक डिमोनिक आवाज और तभी पोजेस्ड मिसाई क्रू के सामने आकर उससे पूछती है, अंदर या फिर बाहर, अंदर या फिर बाहर। सेम चीज क्रू को एक सफेद बलून पे लिखी हुई खून से मिलती है और अब क्रू चिल्ला के भागती है और डिमोनिक मिसाई उसका पीछा करती है। घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और दरवाजे भी लॉक हो जाते हैं और डिमोनिक मिसाई धीरे धीरे क्रू के पास आती है, जिसके बाद इविल मिसाई भाग के आती है और क्रू का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और बोलती है, मेरा नाम लो रात्रि, जिसके बाद क्रू भी हो जाती है पोजेस। अब नेक्स्ट डे डार्लिन को मिसाई किचन में मिलती है, जिसने किचन का कबाड़ा कर दिया था और वो बैठ के धो रही थी कपड़े। डार्लिन मिसाई के पास बात करने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, पर अचानक एक अनजान शक्ति डार्लिन को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करती है। मिसाई वहां से गायब हो जाती है और पहुंच जाती है चूल्हे के पास, जिससे डार्लिन अब डर गई थी। मिसाई चुपचाप खड़ी रहती है और अब जब डार्लिन मिसाई के पास जाती है तो मिसाई डार्लिन को पकड़कर उसका चेहरा सूप के अंदर जलाने की कोशिश करती है, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है पाइंग, जो मिसाई को दूर धक्का देके गिरा देता है। देन मिसाई एक चाकू से पाइंग के हाथ पे स्टैब कर देती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मिसाई को पाइंग संभालने की कोशिश करता है, पर मिसाई इतनी ज्यादा तेज चिल्लाती है कि पूरा घर हिलने लगता है, जिसके बाद मिसाई हो जाती है बेहोश और पाइंग और डार्लिन समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। मिसाई को अब लिटा दिया जाता है बेड पे और डार्लिन पाइंग की पट्टी करती है। जब वहां पे आता है गैकली कुछ जरूरत का सामान लेके। गैकली को अब पाइंग और डार्लिन कुछ भी नहीं बताते कि क्या हुआ, क्योंकि वो खुद भी अभी श्योर नहीं थे। अब गैकली और बाकी दोनों कमरे में से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद सोम, फट और नीता आते हैं मिसाई के कमरे में, जहाँ पे नीता को मिसाई शीशे में जगी हुई दिखाई देती है, जबकि असलियत में वो लेटी हुई थी। तब अचानक ही मिसाई नीता के पीछे से आकर उसे डरा देती है और नीता कमरे से भाग जाती है, पर सोम और फट को कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होता। रात के टाइम डार्लिन जाकर चेक करती है क्रू को, क्योंकि वो पूरे दिन बेड पे ही थी और उसे तेज बुखार भी हो गया था। अब डार्लिन के जाने के बाद क्रू उठ के बैठ जाती है और वो कुएं को भी देखती है, जिसके बाद लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और हम लोग रात्रि की डिमोनिक आत्मा को देख पाते हैं क्रू के बिस्तर के पास। अब सीन जाता है पाइंग पे, जिससे बात करने आता है गैकली। यहाँ पे गैकली 1983 की फोटो देखता है पिन बोर्ड पे और पाइंग को बोलता है इन फोटोज को हटाने के लिए, क्योंकि बच्चों के मर्डर्स हुए थे। हाउएवर पाइंग को ऐसा नहीं करना था, क्योंकि वो आजकल पास की चीजों पे रिसर्च कर रहा था। असल में 1983 के मर्डर्स के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन मौजूद थी, पर गैकली बताता है कि मर्डर्स रात्रि ने किए थे और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया था
और इस मिस्ट्री में कोई भी मिस्ट्री नहीं है। गेकली ये भी बताता है कि रात्रि की एक दोस्त थी, पर उस दोस्त को भी अभी पुलिस ने जेल में डाल रखा है क्योंकि उसने अपनी बेटी को कुछ सालों पहले मार डाला था। गेकली के हिसाब से ये मर्डर केस ऑलरेडी सॉल्व्ड है, पर पाइन को और डिटेल्स चाहिए थी। अब देर रात को बच्चों के कमरे में दल्लिन आकर उन्हें चेक करती है, जहाँ पे खिड़की के बाहर दल्लिन को दिखाई देती है रात्रि की आत्मा बलून के साथ, और वो बैलून तुरंत दल्लिन के पीछे आ जाता है और उसे डरा देता है। देन क्रू जागकर पूछती है दल्लिन से कि आखिरकार वो डिमोनिक औरत है कौन, पर इस बात का जवाब दल्लिन पे खुद नहीं था। वहीं पाइंग अब इस ऑर्फनेज के पुराने एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड चेक कर रहा था, और दूसरी तरफ दल्लिन मिसाई को जाकर चेक करती है। वो मिसाई की पट्टियां चेक करती है जब उसके शरीर में होने लगती है हलचल। दल्लिन जब उसकी आंखें चेक करती है तो मिसाई दल्लिन को अचानक ही डरा देती है, एंड देन मिसाई दल्लिन का हाथ पकड़कर उसे उड़ाकर दूर फेंक देती है। मिसाई उठ के बैठ जाती है और दल्लिन को दिखाई देती है रात्रि की आत्मा, जो मिसाई के सामने ही थी। एंड देन अचानक ही मिसाई डिमोनिक होके दल्लिन की गर्दन पकड़ लेती है और वो दल्लिन को मारने लगती है। एंड टाइम पे वहां पे आ जाता है पाइंग, जो मिसाई को धक्का देकर दल्लिन को बचा लेता है। मिसाई देन वहां से भाग जाती है और चले जाती है किचन में। पियानो अपने आप बजने लगता है और अब रात्रि की आत्मा मिसाई को किचन में हवा में उड़ाने लगती है। पाइंग और दल्लिन तुरंत मिसाई को बचाने की कोशिश में भागते हैं, पर डिमोनिक आत्मा एक कबर्ड को पाइंग के ऊपर गिरा देती है और पाइंग के पैर बुरी तरीके से फंस जाते हैं। देन वो आत्मा मिसाई को छोड़ देती है और मिसाई नॉर्मल होकर बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो, पर तभी डिमोनिक आत्मा मिसाई को खींचकर किचन से बाहर ले जाती है। दल्लिन जाकर मिसाई की मदद करती है, पर रात्रि की आत्मा ने मिसाई को पियानो के ऊपर ले जाकर लटका दिया था। रात्रि की आत्मा पियानो बजा रही थी, एंड देन वो मिसाई को पियानो के ऊपर ही गिरा देती है, जिसके बाद आत्मा मिसाई को घसीट कर ले जाती है बच्चों के कमरों के पास। मिसाई अब पोजेस्ड होके सॉम को पकड़ लेती है और वो उसे मारने की धमकी देती है सारे लोगों को, पर मिसाई यहाँ पे अपने शरीर पे भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में मिसाई सक्सेसफुली एक पल के लिए होश में आ जाती है और वो सोम को अपने पास से भेज देती है, पर वो ईविल आत्मा मिसाई को तभी उठाकर पटक देती है बालकनी की दूसरी तरफ, और मिसाई ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरीके से मारी जाती है। नेक्स्ट डे बॉडी को पुलिस ले जाती है और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी क्रू अभी भी बिस्तर पे ही थी। पाइंग और दल्लिन क्रू को चेक करने जाते हैं, और असल में क्रू मिसाई के लिए ही रो रही थी, क्योंकि मिसाई सारे बच्चों के लिए मम्मी की तरह थी। वहीं घर के बाहर फट और सॉम दोनों मिसाई के लिए रो रहे थे, जब नीटा को दिखाई देता है एक सफेद गुब्बारा कुएं के ऊपर। नीटा बलून के पीछे चले जाती है और बलून उसे एक अजीब घर की छत पर ले जाता है, जहाँ पे अचानक ही छत टूट जाती है और नीटा उस जगह के अंदर गिर जाती है, जो था एक हिडन बेसमेंट। और नीटा के गिरने के बाद सॉम और फट तुरंत मदद लेने के लिए जाते हैं, पर वो जगह बहुत डरावनी थी। नीटा को उस जगह के अंदर मिलता है एक बैलून, जिसके पीछे एक दरवाजे पे एक वाइट ड्रेस को कीलों से गाड़ रखा था, और ये ड्रेस थी रात्रि की। नीटा को देन उस जगह पे इविल प्रेजेंस फील होती है, जिसके बाद वो वाइट ड्रेस वायलेंटली हिलने लगती है। सफेद गुब्बारा फूट जाता है और उसके अंदर से खून नीटा पे गिरता है। नीटा चिल्लाती है, पर तभी वहां पे आ जाता है पाइंग और खून गायब हो जाता है। दालेन उस जगह का दरवाजा खोल के अंदर आती है और वो लोग नीता को कंफर्ट करते हैं। किसी को पहले से नहीं पता था इस अजीब बेसमेंट के बारे में, पर वहां पे पाइंग को मिलता है एक डब्बा जिसमें बहुत सारी वीडियो टेप्स थी। उस कमरे में कुछ तो मिस्ट्री थी, ये पाइंग और दल्लिन समझ चुके थे। जिसके बाद रात में दल्लिन और पाइंग उन वीडियोस को साथ में बैठकर देखते हैं। वीडियो स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ क्रू को अपने पास गुब्बारे पे बंधा हुआ मिलता है एक मैसेज, जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे वो चाहिए जो मेरे पास नहीं है। देन कमरे का दरवाजा खुल जाता है और बलून बाहर चले जाता है, जिसके पीछे पीछे क्रू भी जाती है। वहीं पहली वीडियो के अंदर एक पोजेस्ड लड़की को उस अजीब जगह के अंदर लिटा रखा था, मतलब वही बेसमेंट के अंदर। उस लड़की को रात्रि की आत्मा ने पोजेस कर लिया था और एक प्रीस्ट रात्रि के श्राप को खत्म करने की कोशिश में था। वो प्रीस्ट रात्रि की एक वाइट ड्रेस को कीलों से दरवाजों में गाड़ देता है, जिससे श्राप
उस ड्रेस के अंदर अटक जाता है, पर श्राप खत्म नहीं होता। उस प्रीस्ट के हिसाब से श्राप जब ही खत्म होगा जब रात्रि को वो मिल जाएगा जो उसे चाहिए। पहली वीडियो खत्म होती है और अब दूसरी वीडियो में सॉन्ग नाम की लड़की का इंटरव्यू लेता है लिम्पाट नाम का एक रिपोर्टर। दोस्तों सॉन्ग ही पहली वीडियो में पोजेस थी और हमें पता चलता है कि सॉन्ग आखिरी बची हुई बच्ची है जो 1983 के मर्डर्स के बाद जिंदा बच गई थी, क्योंकि अनाथालय में टोटल 8 बच्चे थे और 7 ही का मर्डर्स हुआ था। सॉन्ग बताती है कि मर्डर्स के बाद उसे रात्रि की आत्मा परेशान करने लगी थी और इसलिए गांव वालों को लगने लगा था कि शायद सॉन्ग को अपना बलिदान देना होगा, क्योंकि शायद रात्रि टोटल 8 बच्चों को मारना चाहती थी, पर क्योंकि वो सिर्फ 7 को मार पाई तो इसलिए अब उसकी आत्मा वापस आई है 8वें बच्चे को भी मारने के लिए। अब तीसरी वीडियो में हम लोग सॉन्ग को परेशान देख पाते हैं जहाँ पे रात्रि ने सॉन्ग की बिल्ली को मार डाला था और अब उसे बुरे बुरे विजन्स भी आ रहे थे। ये सब देखने के बाद पाइंग और दल्लिन कंक्लूजन निकालते हैं कि मिसाई को भी शायद रात्रि का श्राप लग गया होगा और वो जो व्हाइट ड्रेस है वो शायद रात्रि की आत्मा को काबू करने में उनकी मदद कर सकती है। खैर अब फोर्थ वीडियो में सॉन्ग पूरी तरीके से पोजेस हो चुकी थी और जब लिम्पाट सॉन्ग के पास जाता है तो सॉन्ग अपना चेहरा एक चाकू से काट लेती है और हमला कर देती है लिम्पाट पे। ये सब देखने के बाद दालिन और पाइंग इस जगह को छोड़ के जाने का फैसला करते हैं और वही क्रू बिल्डिंग के बाहर पहुंच गई थी जहां पे उसे एक और मैसेज वाला बलून मिलता है और इस बार मैसेज में लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास जो है वो क्या है। मतलब उल्टे सीधे घुमाओ फिराओ मैसेज थे जिससे समझ आ रहा था कि रात्रि की आत्मा को कुछ चाहिए जो उसके पास नहीं है। वही वीडियो के अंदर हमले के बाद सॉन्ग अपनी आंखें खुद नोच लेती है ये कह के कि रात्रि की आत्मा को मेरी आंखें चाहिए। लिम्पाट सॉन्ग को रोकने की कोशिश करता है पर वहां पे सॉन्ग उसकी आंखें भी नोच लेती है। वही क्रू बलून्स के पीछे पीछे चले जाती है उसी अजीब बेसमेंट में और वो बेसमेंट क्रू को भरा हुआ मिलता है सफेद गुब्बारों से जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं सामने खड़ी हुई थी रात्रि की आत्मा जो अचानक क्रू को पकड़कर चिल्लाती है कि मुझे जवाब दो और क्रू डर के चीखती है। क्रू की चीख सुन के तुरंत पाइंग और दल्लिन उसकी मदद करने के लिए आते हैं और अब बेसमेंट में क्रू बस एक जगह खड़ी थी एंड देन अचानक आसपास पैरानॉर्मल चीजें होने लगती है और क्रू गायब हो जाती है। दोनों लोग क्रू को ढूंढने लगते हैं एंड देन दल्लिन को क्रू मिलती है सीढ़ियों के पीछे अंधेरे में और जैसे ही दल्लिन क्रू के पास जाती है क्रू डिमोनिक होके उस पे हमला कर देती है। पाइंग क्रू को मारकर अलग करता है बट देन क्रू एक हथौड़ा उठाकर उन दोनों पे हमला कर देती है। लड़ाई में क्रू पाइंग पे हावी हो जाती है पर इससे पहले क्रू पाइंग को मार पाती दल्लिन एक कील को उठाकर व्हाइट ड्रेस की बाजू के अंदर उसे घुसा देती है जिससे क्रू के हाथ में दर्द होने लगता है। देन दल्लिन कील को ड्रेस के कॉलर की तरफ गाड़ देती है जिससे क्रू को ऐसा फील होता है कि कोई उसकी गर्दन दबा रहा है, जिसके बाद क्रू हो जाती है बेहोश एंड अब नेक्स्ट डे क्रू को बेड पे लेटा दिया गया था और पाइंग आगे रिसर्च कर रहा था और पाइंग और दल्लिन आज ढूंढ निकालते हैं लिम्पाट नाम के उस रिपोर्टर का एड्रेस जिसने वो वीडियोस बनाई थी 1983 में। अब पाइंग जाता है लिम्पाट से बात करने के लिए पर उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। जब भी वहां पे आता है गेकली और गेकली पाइंग के साथ चले जाता है लिम्पाट के घर। वो लोग अब जाकर मिलते हैं लिम्पाट से जिसकी आंखें नुची हुई थी उसी वीडियो वाले इंसिडेंट के बाद एंड वहां पे आती है सॉन्ग जो अभी भी जिंदा थी और उसकी भी आंखें नुची हुई थी। असल में दोस्तों लिम्पाट ने ही सॉन्ग को हादसे के बाद अडॉप्ट कर लिया था। खैर सॉन्ग पुरानी बातों को रीलिव नहीं करना चाहती थी तो वहां से चली जाती है एंड देन इसके बाद लिम्पाट करता है असली खुलासा। असल में दोस्तों रात्रि की आत्मा सबसे पहले किसी इंसान को पोजेस करती है क्योंकि वो चाहती है कि उसे इंसाफ मिले, क्योंकि उसे कुछ जानना है। लिम्पाट बताता है कि जिस एग्जॉर्सिस्ट ने रात्रि के श्राप को उस व्हाइट ड्रेस में बांधा था उसी एग्जॉर्सिस्ट ने बताया था कि रात्रि बेगुनाह है और उसने वो मर्डर्स नहीं करे थे। उसकी आत्मा इसलिए ही भटक रही है क्योंकि उसे इंसाफ चाहिए और अगर पोजेस्ड इंसान उसे इंसाफ नहीं दिला पाता तो रात्रि की आत्मा उसकी आंखें नोच निकाल लेती है ताकि उस इंसान को फील हो सके कि रात्रि फील क्या करती है। रात्रि को खुद भी नहीं पता था कि असली मर्डरर कौन है और रात्रि को इसी बात का पता लगाना था और श्राप खत्म करने का यही रास्ता है कि असली किलर को ढूंढना होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके पाइंग और गेकली वहां से जाने लगते हैं जब लिम्पाट आता है और वो कुछ फोटोज पाइंग को देता है और फोटोज के अंदर था एक इंसान
पर वो इंसान बहुत ही ज्यादा धुंधला था। लिम्पार्ड बताता है कि जब वो ऑर्फनेज के पास अपनी रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसे एक इंसान बार बार आसपास घूमता हुआ दिखाई देता था और लिम्पार्ड के हिसाब से यही इंसान असली किलर है, पर फोटो में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान है कौन। अब रात में जब डल्लिन जाती है क्रू के पास तो लाइट्स फ्लिकर होने लगती है एंड अचानक ही क्रू उड़ने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा डिमोनिक तरीके से डल्लिन पे हमला कर देती है। डिमोनिक क्रू कमरे के सारे बिस्तरों को अपनी शक्तियों से उड़ा डालती है और उलट पुलट कर कर डल्लिन को बेहोश कर कर वहां से भाग जाती है। शोर सुन के सॉम और फट नीटा को छोड़कर चले जाते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। इसके बाद नीटा के आसपास लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और नीटा को दिखाई देती है क्रू, जो अचानक ही हमला कर देती है नीटा पे और अब नीटा अपनी जान बचाकर भागती है और खुद को बंद कर लेती है कमरे के अंदर। नीटा कमरे के अंदर जब तक रुकती है जब तक बाहर से क्रू नहीं चले जाती, जिसके बाद नीटा कमरे के बाहर निकलती है, पर तभी डिमोनिक क्रू आकर उसका गला पकड़ लेती है। वो नीटा को हवा में उड़ाकर उसे भी पोजेस करने ही वाली थी और वहीं दूसरी तरफ सॉम और फट डल्लिन को होश में लाते हैं। डल्लिन देन दोनों लड़कों को कमरे में बंद कर भागती है नीटा को बचाने के लिए, पर अब नीटा घर में नहीं थी। डल्लिन को नीटा बेहोश मिलती है उस अजीब बेसमेंट में जहां पे डिमोनिक क्रू भी मौजूद थी, जो डल्लिन को उठाकर पटक देती है। क्रू देन डल्लिन को मारने ही वाली थी, पर तभी डल्लिन वो म्यूजिक बॉक्स खोल देती है जो क्रू को बहुत ज्यादा पसंद था और उस गाने की आवाज से क्रू को होश आने लगता है और कुछ पलों के लिए रात्रि की आत्मा क्रू के अंदर से बाहर निकल जाती है और क्रू हो जाती है बेहोश। वही पाइंग और गेकली वापस आ जाते हैं ऑर्फन एज, पर जब पाइंग डिग्गी में से सामान निकाल रहा था तभी उसे गेकली के सामान में मिलती है एक 1983 वाली फोटो जो रात्रि की थी और साथ ही साथ उसकी दोस्त की भी थी। कुछ ऐसा सामान भी वहां पे मौजूद था जो सिर्फ किलर का ही हो सकता है और पाइंग अब यहाँ पे समझ जाता है कि गेकली द सप्लायर वो किलर है जिसने बच्चों को मारा था। एंड अचानक ही गेकली एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है पाइंग पे। दोनों में लड़ाई हो जाती है जिसमें गेकली पाइंग को कई बार स्टैप करता है, पर फिर पाइंग गेकली से बच के इधर उधर भागने लगता है। सीन जाता है बेसमेंट में जहाँ पे क्रू को होश आता है और वो अब नॉर्मल थी। वो डल्लिन और नीटा को लेकर वहां से जाने लगती है, पर तभी उसे पकड़ लेती है रात्रि की आत्मा और वो आत्मा क्रू की आंखें मांगती है क्योंकि क्रू ने भी उसे इंसाफ नहीं दिलाया। अचानक अब क्रू और रात्रि दोनों ही पहुंच जाते हैं एक विजन में जिसमें रात्रि अब क्रू की आंखों का इस्तेमाल कर कर देख पाती है। विजन में वो दोनों पहुंच जाते हैं उस कमरे में जहां पर मर्डर्स हुए थे और वहां पे वो लोग देखते हैं गेकली को जिसने बच्चों को मारा था और गेकली रात्रि की दोस्त को भी मारकर उसके साथ गलत काम करने वाला था। बट ये वही टाइम था जब अंधी रात्रि पास्ट में कमरे में आ गई थी। रात्रि को देखकर गेकली खिड़की से भाग गया था और रात्रि की दोस्त भी वहां से चुपके से निकल गई थी क्योंकि वो अगर नहीं भागती तो रात्रि की जगह गांव वाले उसको किलर समझ लेते। अब दोस्तों विजन से क्रू और आत्मा बाहर निकल जाते हैं जहां पे आत्मा चौंक गई थी क्योंकि आज से पहले किसी भी इंसान की वजह से रात्रि को ये नहीं पता लग पाया कि किलर कौन है, पर क्योंकि क्रू गेकली को ऑलरेडी जानती थी तो रात्रि को फाइनली गेकली की असलियत पता चल गई क्रू के दिमाग के अंदर झांक कर और वो समझ गई कि गेकली ही है असली गुनहगार। अब बाहर पाइंग और गेकली लड़ रहे थे जब गेकली पाइंग को मारने ही वाला था, पर एंड टाइम पे वहां पे आ जाती है रात्रि जब गेकली को पकड़कर हवा में उड़ा देती है। इसके बाद ऑब्वियसली गेकली अपनी जान की भीख मांगता है पर रात्रि उसे माफ नहीं करती, जिसके बाद रात्रि गेकली को बुरी तरीके से मारकर उसे फेंक देती है कुएं के अंदर और अपना इंसाफ और बदला ले लेती है, जिसके साथ ही साथ रात्रि का वो श्राप अब खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट डे सब लोग ऑर्फनेज से जाने लगते हैं और जाने से पहले क्रू रात्रि के म्यूजिक बॉक्स को कुएं के पास ही रख जाती है क्योंकि अब फाइनली सब कुछ ठीक था। सारे लोग रात्रि की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन द नाइट कर्स ऑफ रात्रि मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरे से वहां पे बात जरूर कर सकते हो और फॉलो भी जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।